हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बीच कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म निकले हुए हैं और कई छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं वे इस परीक्षा में बैठेंगे और परीक्षा देंगे। तो लोगों ने कमेंट्स किया कि पीएचडी की सिनॉप्सिस और टॉपिक्स को कैसे बनाएं, सलाह की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी इस कैपेबिलिटी को समझा कि मैं रिसर्च के बारे में भी चीज़ों को बता सकता हूँ। और मुझे ये बात बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि वर्तमान समय में जो JNU CIL सेंटर के अध्यक्ष हैं, मैंने उनके निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा किया था। पीएचडी मैंने पूरी की थी और वर्तमान समय में अगर हिंदी विषय के मामले में मैं कहूँ और ख़ास तौर से सिनॉप्सिस के बारे में, तो उनसे बेहतर कोई बताने वाला नहीं है। दिल्ली के आसपास के जितने भी विश्वविद्यालय हैं या फिर जो भी शोध करने की इच्छुक छात्र उनको जानते हैं, एक बार ज़रूर उनसे अपने सिनॉप्सिस टॉपिक्स को लेकर चर्चा करने के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। तो अपने सुपरवाइज़र और खुद के 3-4 साल अध्यापन के अनुभव के आधार पर मैं कुछ बातें आप सबके सामने बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स पे काम हो सकता है, शोध सिनॉप्सिस कैसे तैयार किया जाए, किन किन पॉइंट्स पे। ठीक है, यूजीसी ने कुछ गाइडलाइन या फिर फॉर्मेट भी बनाया है कि किस तरीके से आपको सिनॉप्सिस तैयार करना है। तो आज मैं 2 पॉइंट्स पर बात करूंगा कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं और नए टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, खासतौर से हम ये देखते हैं कि रिसर्च को लेकर जितना उत्तेजना या फिर उत्साह एडमिशन को लेने में रहती है, उतना एडमिशन लेने के बाद लोग रिसर्च बहुत कम करते हैं। इसका 2 कारण है कि जो रिसर्च में एडमिशन्स होता है वो बहुत कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर पारदर्शी ढंग से नहीं होता है। थोड़ा सा मुझे कहने में कोई डर और संकोच नहीं है कि JNU को छोड़कर, JNU में मुश्किल से 5-6% ऐसा होता होगा कि हल्का फुल्का वहाँ पर भेदभाव हो जाए, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों में मैं देखता हूँ कि उन्हीं छात्रों का शोध में एडमिशन होता है जो या तो 1-2 साल पहले से उस विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हों, तमाम टीचर्स फैकल्टी से मिले हुए हों, तो उनका एडमिशन हो जाता है। हालांकि वे एंट्रेंस निकालते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मार्जिन हो जाता है वो इंटरव्यू या वाइवा में, जिस पे कि सिनॉप्सिस जिसके संदर्भ में मैं बात करूँगा उसमें हो जाता है। इसका कारण एक और है कि आजकल जो विश्वविद्यालयों में वैकेंसीज अपॉइंटमेंट हो रहा है वो बहुत खास पारदर्शी ढंग से नहीं होता है। ऐसे टीचर्स का हो रहा है जिनका कि कोई ज़मीर नहीं है, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, तो वो ऐसे ही स्टूडेंट्स खोजते रहते हैं कि जो उनके आगे पीछे घूमने वाले हों उनका हो जाता है। खैर, सबका उद्देश्य होता है कि किसी तरीके से एडमिशन हो। तो जब ऐसे छात्र रिसर्च में जाएंगे तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छा रिसर्च करेंगे। ठीक है, जब वो किसी अप्रोच से जा रहे हैं, भले वो एंट्रेंस का रिटर्न निकाल रहे हों, ये अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर दारोमदार जो होता है वो वाइवा और इंटरव्यू पे होता है। तो ये एक बात ये थी। तो थोड़ा सा रिसर्च को लेकर लोगों के मन में ये रहता है कि कॉपी पेस्ट ये सब कर लेंगे और हमारा डॉक्टरेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि नौकरी करते हुए भी रिसर्च कर लेते हैं। तो ये तो थोड़ा सा दुखद बात है, लेकिन जो बच्चे सीरियसली रिसर्च करना चाह रहे हैं उनके लिए आज का ये लेक्चर समर्पित है। तो देखिए, सिनॉप्सिस जब आप बनाते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए उस पर चर्चा कर रहा हूँ। पहला तो होना चाहिए कि उसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को ध्यान में रखिए। पहला है फॉर्मेट। देखा जाए तो जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो परिचय बताएंगे अपने टॉपिक्स के बारे में। टॉपिक्स आप तुरंत दिमाग में इधर एक निर्धारित कर लेंगे। फिर सिनॉप्सिस बनाते समय परिचय, जिसको कि अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये होगा कि विषय क्षेत्र, आप अपने जो भी टॉपिक्स तैयार किए हैं उसका विषय क्षेत्र क्या है, आपके पीएचडी करने का उद्देश्य क्या है और उसमें संभावनाएं कौन कौन सी हैं। क्या मतलब संभावनाएं हैं, रिसर्च का, हर रिसर्च का संभावना होती है। ठीक है, एक बार एक सेमिनार में रिसर्च को लेकर हुआ कि रिसर्च आखिर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो किसी ने कहा कि पृष्ठपेषण रिसर्च होता है, किसी ने कहा कि नवीनता होनी चाहिए, किसी ने कहा कि भाई टॉपिक्स जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसमें नवीनता ही होनी चाहिए, लेकिन किसी भी टॉपिक्स को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी रिसर्च के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि तुलसीदास, प्रेमचंद, निराला, अज्ञे, मुक्तिबोध
और जितना विमर्श हैं उस पर एक ही टॉपिक्स पर अलग अलग रिसर्चरों ने अलग अलग ढंग से रिसर्च किया है। तो ये भी है कि उनके अंदर टॉपिक्स के अंदर दोबारा किसी चीज़ की खोज करना, उसको दोबारा उसका अवलोकन करना भी रिसर्च के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो जब आप दूसरा पॉइंट तैयार करेंगे कि विषय क्षेत्र, उद्देश्य एवं संभावनाएं। तीसरा पॉइंट है कि जो आपने टॉपिक्स चुना है उस टॉपिक्स में शोध की वर्तमान स्थिति क्या है। यानी कि जब आपने टॉपिक्स चुना तो क्या बिना सोचे समझे टॉपिक्स ले लिए कि आपने देखा भी कि इस पर कितने रिसर्च हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, कम से कम 5 टॉपिक्स को बताना पड़ेगा। जैसे प्रेमचंद पर आप काम कर रहे हैं तो प्रेमचंद के उपन्यासों में स्त्री, प्रेमचंद के उपन्यासों में किसान, प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित, इस तरीके से आप रिसर्च को खोजेंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा लगेगा कि आप रिसर्च के प्रति उत्साहित हैं, आप करना चाहते हैं, वरना ये सब टॉपिक्स नहीं रहेगा तो फिर आपको अच्छा रिसर्चर नहीं माना जाएगा। ठीक है, चौथा है कि इसमें जो भी शोध हुए हैं उनकी समीक्षा, वर्तमान साहित्य का सर्वेक्षण, और आप ये बताएंगे कि आपकी जो शोध करने जाएंगे वो कैसे इनसे अलग है। अगला जो पॉइंट्स होगा ये है शोध की नवीनता, प्रस्तुत शोध की नवीनता, शोध की नवीनता, आपका शोध कैसे इनसे भिन्न है, तभी ये आपकी सिनॉप्सिस पास होगी। ठीक है, पास होने का मतलब जब आप वाइवा देने जाएंगे या फिर इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस तरीके से आपको कई सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि आपका शोध किस मामले में अलग है, आप इसी टॉपिक पर क्यों करना चाह रहे हैं। हो सकता है कई बार आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाए जो कि आपको अंदर से उद्वेलित कर दे। ठीक है, तो धैर्य बनाकर आपको आंसर देना होगा। जब आप पढ़ेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो रिसर्च करने जा रहा हूँ इस मामले में अलग है। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा टॉपिक्स तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। छठा जो पॉइंट्स है, छठा पॉइंट्स है कि जो आधार सामग्री है, आधार सामग्री क्या है। आधार सामग्री जिसमें कि जिसको बोलता है प्राइमरी सोर्स बोला जाता है। प्राइमरी सोर्स, जिस टॉपिक्स पर आप काम करने जा रहे हैं उस पर जितने भी मूल किताबें हैं, ठीक है, आलोचनात्मक किताबें नहीं, मूल किताबें जो हैं, जैसे मान लीजिए प्रेमचंद की कहानियों पर आप काम करना चाहते हैं तो मानसरोवर पूरा रहना चाहिए, या फिर प्रतिनिधि कहानियाँ जो हैं वो पूरा आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि कोई रिसर्च किया हुआ है उसको, ऐसा नहीं, मेन मतलब किताब। ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी सोर्सेज या फिर आधार सामग्री। फिर अगला जो पॉइंट्स है वो है आपका हाइपोथेसिस। सातवां पॉइंट्स है प्राक कल्पना, इसको बोला जाता है प्राक कल्पना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं किन किन पॉइंट्स पर आप विचार करेंगे। क्रमशः आप बताएंगे कि मैं जैसे प्रेमचंद पर आप काम करने जा रहे हैं तो कई जो छोटे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर रिसर्च का उतना वो नहीं है तो पहले लिखते हैं कि व्यक्तित्व कृतित्व। ठीक है, फिर उस समय की जो स्थितियाँ रही हैं, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थितियाँ, ठीक है, फिर इसके बाद रचनाओं पर आते हैं, फिर इसके बाद उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, लेकिन कई जगह डायरेक्ट सब जगह थोड़ा सा रिसर्च करने का अलग अलग सिस्टम है। तो कई जगह जन्म जो व्यक्तित्व कृतित्व उस पर उतना जोर नहीं दिया जाता है। मेन जो फोकस है प्रवृत्तियों के आधार पर और जो विषय वस्तु है उसके आधार पर ही रिसर्च होता है। ठीक है, तो प्राकल्पना के अंतर्गत पॉइंट्स आएंगे, पूरा 7-8 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। फिर 8वां जो पॉइंट्स आ रहा है इसमें, उस पॉइंट्स का नाम है शोध प्रविधि, जिसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है। ये कई परीक्षाओं में भी आता रहता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या क्या होना चाहिए। एक पेपर भी होता है जिसमें कि UGC NTA नेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये यहाँ पर पॉइंट्स है कि जो आप शोध करने जा रहे हैं उसकी प्रविधि क्या है, उसकी पद्धति क्या है। ठीक है, किस मेथड पर आप करने जा रहे हैं। तो 3-4 तरीके की शोध प्रविधियाँ होती हैं, जिसमें कि ऐतिहासिक प्रविधि, समाजशास्त्री प्रविधि, ठीक है, तुलनात्मक प्रविधि। तो इन प्रविधियों को आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके की टॉपिक्स तैयार किए हैं और प्रविधि का प्रयोग उसमें करेंगे। ठीक है, फिर 9वां जो पॉइंट्स है, 9वां पॉइंट्स है कि चैप्टराइजेशन, प्रस्तावित अध्याय योजना, प्रस्तावित अध्याय योजना।
प्रस्तावित अध्याय योजना, इसको 5 भागों में आपको बांटना पड़ेगा। 5 भागों में चैप्टर 1 में परिचय टाइप का रहेगा, चैप्टर 2, 3, 4 मेन जो टॉपिक्स है उसी पर फोकस्ड रहेगा। तो 5 चैप्टर्स बांटे जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई हमारे मित्रों ने तो 10-10 अध्याय किया हुआ था और इतना मोटा रिसर्च किया हुआ है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो न्यूनतम है 5 अध्याय होने चाहिए। अगला जो पॉइंट्स है वो है आपका चैप्टर वाइज आउटलाइन, मतलब जो भी चैप्टर आप बनाएंगे ऊपर जो है प्रस्तावित, उसका जो आउटलाइन है थोड़ा सा उनका आपको हल्का सा बताना पड़ेगा कि फला चैप्टर में किन किन चीज़ों पर बात की जाएगी। प्रथम अध्याय में इस चीज़ पे बात किया जाएगा, द्वितीय अध्याय में अलग जो भी बात करना है उसको लिखना पड़ेगा, फिर तृतीय में, चतुर्थ में एक तरीके से हेडलाइन टाइप का रहेगा, ताकि जो भी आपका सिनाप्सिस देखे। क्योंकि जब आप वाइवा देने जाएंगे तो 7-8 प्रोफेसर्स रहेंगे ही और सारे लोगों को आपको एक एक प्रति देना पड़ेगा। सारे लोग उलट पलट के देखते रहते हैं। ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बता रहा हूँ, देखेंगे सब कुछ करेंगे। किसका आप अच्छा नंबर देना है, किसको ख़राब नंबर देना है, वो तो उनके हाथ में है और भगवान के हाथ में है, बल्कि उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो लेकिन जो प्रोसेस है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चैप्टराइजेशन के बारे में वो लोग देखेंगे कि अच्छा प्रथम अध्याय में ये करेगा, द्वितीय में ये करेगा, तृतीय में ये करेगा, चतुर्थ में ये करेगा, 5वां अध्याय में ये करेगा। फिर 11वां पॉइंट्स जो आ रहा है वो है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जिसको बोला जाता है सेकेंडरी सोर्स। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी सोर्स है और ये सेकेंडरी सोर्स है, और बड़ी अजीब स्थिति है कि प्राइमरी सोर्स कम लोग पढ़ते हैं, सेकेंडरी सोर्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्योंकि एक तरफ नौकरी करना है, दूसरी तरफ रिसर्च करना है, तो कैसे होगा? एक तरफ बस रिसर्च में एडमिशन लेके आखिरी वर्ष की का इंतज़ार करना है, तो फिर कैसे होगा? तो क्या करते हैं कि आलोचनात्मक किताबों को लेते हैं इधर उधर से, उसको किसी तरीके से रिसर्च करते हैं। आजकल रिसर्च की यही स्थिति है, यही वास्तविकता है। मुझे याद है कि एक मेरा दोस्त JNU MPhil में एडमिशन लिया, तो उस समय के मशहूर वहाँ पर प्रोफेसर थे। तो उनसे जब हम लोगों को एक सेमिनार पेपर मिला था, सेमिनार पेपर को प्रस्तुत करते समय वो लड़का बोला कि आजकल रिसर्च करने वाले मन से रिसर्च नहीं करते हैं, खाली कोरम पूरा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, जब MPhil कंप्लीट कर लेना तब एक बार मुझसे ज़रूर मिलना। कई बार क्या होता है कि शुरू के 1 महीने में बहुत जुनून होता है कि हम बहुत अच्छा रिसर्च करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे जुनून ख़त्म हो जाता है। और फिर रिसर्च में एक और खामी ये आती है कि आप बहुत अच्छा रिसर्च कर भी ले रहे हैं, तो उस रिसर्च को पढ़ने वाला कौन है, बहुत आपको प्रमोट करने वाला कौन है? पता चला कि आपकी अच्छी रिसर्च है लेकिन आपको कोई प्रकाशन नहीं छाप रहा है, उसको अप्रोच चाहिए कि फला बड़ा आलोचक कहेगा तो वो छापेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मन हतोत्साहित हो जाता है। कहने के लिए मैं खुद MPhil मैंने किया है, मार्कंडेय पे किया है, हालांकि उस पर किताब आ गई है। और PhD का मैंने अज्ञेय और मुक्तिबोध का तुलनात्मक अध्ययन किया है, उनके आलोचना कर्म का। तो आप देख रहे हैं कि दोनों अपने समय के बड़े कवि और आलोचक रहे हैं। लेकिन जब मेरी किताब पब्लिश करना होगा तो मुझे अप्रोच लगाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। जब और परिपक्वता उस शोध कार्य को मिल जाएगी तो हो जाएगा। तो जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जो अपनी किसी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने मेहनत को ध्यान में रखना चाहते हैं, किसी अप्रोच पे उतना जोर नहीं देते हैं, तो बाद में थोड़ा सा वो पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे वही होते हैं जिनका अप्रोच से एडमिशन हो जाता है, अप्रोच से PhD भी हो जाती है, और अप्रोच से उसी विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर भी हो जाते हैं। तो कई बार ना इसीलिए सब लोग रिसर्च अच्छे से नहीं करते हैं। ये मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूँ, इसमें मुझे कोई डर नहीं है। सहायक सामग्री मेन हो जाती है कई बार आधार सामग्री से, लेकिन सिनॉप्सिस तैयार करते समय आपको ईमानदारी वहाँ तक दिखाना पड़ेगा। एडमिशन तक तो एकदम से ईमानदारी दिखाना होगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स थे। अब सहायक सामग्री में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर बुक आ जाएगी, जो क्रिटिकल बुक होती है, मतलब आलोचनात्मक बुक, क्रिटिक्स जो होती है, पत्र पत्रिकाएँ शामिल हो जाएंगी, या फिर जो भी वेबसाइट्स है जिसमें कि हिंदी के सामग्री उपलब्ध रहते हैं, उन वेबसाइट्स का आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो था सिनॉप्सिस, कैसे तैयार करें, कैसे प्रपोजल को तैयार करें, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूँगा कि रिसर्च टॉपिक कैसे आप बना सकते हैं।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि किस टॉपिक पर हम काम करें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करूँगा, आपको ज़रूर दिमाग में थोड़ा सा विचार आएगा। इसीलिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, गुरु की ज़रूरत पड़ती है, सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके पहले ही आपको सिनॉप्सिस लेके जाना है, वाइवा के लेकर जाना है, तो आप टॉपिक कैसे तैयार करें। पहले हम शुरू से बताते हैं आदिकाल। आदिकाल में अगर कोई काम करना चाह रहा है, आदिकाल का नाम लेते ही थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि ये तो अपभ्रंश में लिखा गया काव्य होगा यार, अपभ्रंश हम नहीं समझ पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी की हिम्मत बनती है तो जो रासो काव्य हैं उनमें ढेर सारे रासो काव्य हैं, तो आप किसी की विषय वस्तु एक दूसरे से मिल रही है तो तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, या फिर जो लौकिक साहित्य हैं उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आदिकाल में रासो ग्रंथों के या फिर जो भी टॉपिक्स आपको लग रहा है कि इस पर काम होना चाहिए, हालांकि बहुत कम लोग काम करते हैं आदिकाल पे, जब तक कि कोई ठीक से गाइडेंस देने वाला ना हो। तो मोटे मोटे तौर पर यही होता है। और रिसर्च में आप देखेंगे कि कुछ विषयों पर खूब ज़्यादा रिसर्च हुए हैं, जैसे कि कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, ठीक है, प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा, इन पे खूब रिसर्च हुआ है। इसलिए आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जितना भी विमर्श हैं, खासतौर से दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, इस पर तो खूब रिसर्च हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन आदिकाल में अगर कोई विषय ऐसा छूट गया, लग रहा है कि भाई इस पर रिसर्च करना चाहिए, तो आप विषय वस्तु बना सकते हैं। दूसरा हम आएंगे भक्ति काल में। भक्ति काल में तो बहुत रिसर्च हुआ है और इसको लोग मन से इस पर रिसर्च भी कराते हैं। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट्स है जिस पे कि काम नहीं हुआ है, खासतौर से दलित विमर्श के दृष्टिकोण से, स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से, आदिवासी विमर्श के दृष्टिकोण से। कई आलोचक तो इसमें आप ओबीसी विमर्श दृष्टिकोण भी खोजना शुरू कर दिए हैं। तो एक रिसर्चर के लिए थोड़ा सा उसके दिमाग में आना चाहिए कि किन किन पॉइंट्स पे अभी काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इस पर। ख़ासतौर से रिसर्च के मामले में सबसे उपेक्षित जो काल रहा है वो रीति काल रहा है। आप देखते होंगे जब आप बीए के बच्चे स्टूडेंट्स रहे होंगे, एमए के स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो आदिकाल को नॉर्मली लोग पढ़ा के, विद्यापति इन सबको पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भक्ति काल में एकदम रम जाते हैं। लगता है कि उनके अंदर एकदम राम का प्रवेश हो गया है, कृष्ण का प्रवेश हो गया है, खुद एकदम अवतार ले लिए हैं और पूरा एकदम तुलसीदास लगता है कि सामने ही बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से बताना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे रीतिकाल आता है, सुनी सुनाई चीज़ों पे, कि रीतिकाल बहुत ही दरबारी काव्य था, उसमें श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जाती थीं, जनता से कोई लेना देना नहीं था, उसको भी हल्के में पढ़ा के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा से यही सीखा उन्होंने कि रीतिकाल को ठीक से नहीं पढ़ाना है। लेकिन वर्तमान समय में अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो रीतिकाल की जो ऐतिहासिकता है, रीतिकाल की ऐतिहासिकता, आपको श्रृंगार रस से और दरबारी काव्य से ऊपर उठ के जाना पड़ेगा। ठीक, रीतिकाल की ऐतिहासिकता, उस समय में कुछ जो शासक थे वो भी लिख रहे थे, तो उनकी रचनाओं का संकलन किया है। जेएनयू के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने, तो ले सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आप देखेंगे स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन आप करेंगे। फिर लोक चेतना उस समय रीतिकाल में क्या थी? क्या सही मायने में पूरा एकदम से वो काव्य कटा हुआ था, आम जनजीवन से कोई मतलब नहीं था? ठीक है, या फिर जो रीति मुक्त कवि हैं, घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, इनकी जो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखकर भी आप कुछ कविताएं, कुछ रिसर्च कर सकते हैं। आप ये रिसर्च कर सकते हैं कि आदिकाल में जो वीरगाथा प्रवृत्ति थी और जो रीतिकाल में आकर भूषण की जो वीरता प्रधान कविताएं रही हैं, उनमें क्या कुछ समानता है या फिर किस तरीके का प्रवृत्ति है उसमें। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है, अगर आधुनिक काल में हम देखें तो आधुनिक काल तो बहुत विस्तृत हो जाता है। नवजागरण से संबंधित आप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारा रिसर्च हुआ भी है। भारतेंदु योगिन जो पत्रिकाएं, पत्रकारिता थी और जो वर्तमान पत्रकारिता है, इन दोनों में क्या कुछ तुलनात्मक रिसर्च हो सकता है, तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को रख लीजिए। फिर छायावाद में, आधुनिक काल में छायावाद में आप देख सकते हैं कि केवल महादेवी वर्मा ही एक कवयित्री के रूप में दिखाई पड़ती हैं। क्या उस समय और कोई कवयित्री नहीं थी? जैसे भक्ति काल में आप देखेंगे केवल मीरा हैं, लेकिन बाद में सुमन राजे ने आकर आधा इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो कुछ नए उसमें कवित्रियों को शामिल किया है और एक उनका भी एक रिसर्च ही है वो। ठीक है, तो उसी तरीके से आप छायावाद में देखें कि
महादेवी वर्मा के अलावा और कौन कौन से महिला रचनाकार थे जो लिख रहे थे। तो आधुनिक काल में खासतौर से प्रवृत्ति और लेखक, इन दोनों को ध्यान में रख कर रिसर्च किया जाता है, रचना को ध्यान में रख कर रिसर्च किया जाता है। तो आप टॉपिक्स बना लीजिए। और जब समकालीन जो विमर्श हैं, दलित विमर्श में पहले तो आत्मकथा लिखी जा रही थी, तो खूब शुरुआत में खूब आत्मकथाओं पर खूब रिसर्च हुए। फिर दलित साहित्यकारों ने कहानी की तरफ अपना रुख किया, फिर उपन्यास भी लिखना शुरू किया, कविताएं भी लिखना शुरू किया। तो उन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से स्त्री विमर्श में महिला लेखिकाओं ने बहुत लिखना शुरू कर दिया है। आदिवासी विमर्श में आदिवासी लेखक जो हैं वो लिख रहे हैं। तो जो भी नई रचनाएं आ रही हैं, उनकी जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना है उसके अंदर, उसको आधार बना के आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। और इधर तो ट्रांसजेंडर्स भी अपने साहित्य को लिखना शुरू कर दिए हैं, तो उनको भी आधार बनाकर लिख सकते हैं। और जो नई जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, तो उसमें मानव मनुष्यों का क्या संबंध है आपस में, उसको आधार बनाकर कोई रचना, जैसे मुन्नी मोबाइल, तो क्या है इसके विषय वस्तु, इस टाइप से और भी रचनाओं को ध्यान में रखकर आप रिसर्च कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि ये 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, 21वीं शताब्दी। तो जो 20वीं शताब्दी है या फिर 19वीं शताब्दी है, उसमें जो किसानों का सवाल था, स्त्रियों का सवाल था, दलितों का सवाल था, मजदूरों का सवाल था, वो 21वीं शताब्दी में क्या उस तरह की कोई रचना आ रही है? अगर आ रही है तो उनका एक कलेक्शन करके उस हिसाब से आप अपना सिनॉप्सिस बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रपोजल बनाइए। और बाकी आसानी से एडमिशन लेने के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा टॉपिक्स तैयार कर लें, तो ट्रेडिशनली जो परंपरागत ढंग से है कि कबीर पे कोई टॉपिक्स तैयार कर लिए, या फिर तुलसीदास पे तैयार कर लिए, या प्रेमचंद पे तैयार कर लिए, या निराला पर तैयार कर लिए, महादेवी वर्मा पर तैयार कर लिए, या फिर मुक्तिबोध पर तैयार कर लिए, तो थोड़ा सा अपने शोध में कुछ नवीनता, नई चीज़ों को शामिल करते हुए इस तरीके के भी आप सिनॉप्सिस प्रपोजल को रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सिनॉप्सिस और जो नए टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा, और आप लोग लगातार मुझसे तो जुड़े ही रहेंगे। तो जब भी और चीज़ों पर ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।